बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। अब ये प्रोग्राम आप पीर से बुध तक हर रात 10 बजे इंशाल्लाह देखा करेंगे। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब को PAC से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद इनको PAC का चेयरमैन बनाने से पार्लियामेंट के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अलीम ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद ख़ास तौर पर जो PTI की हुकूमत है वो ज़रा थोड़ा सा हिजान की कैफियत में है कि अब किस तरह शहबाज शरीफ साहब को PAC की चेयरमैनशिप से हटाया जाए। अब इसमें बुनियादी तौर पे 3-4 बातें हैं जो सामने रखने वाली हैं। एक तो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि पहले बनाया ही क्यों था। अगर उस वक्त भी नैब के केसेस तो चल रहे थे और इमरान खान उस वक्त बड़े ज़ोर देकर ये कह रहे थे कि किसी तौर भी इनको हम चेयरमैन नहीं बनाएंगे PAC का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस वक्त वो असूल को सामने रखा गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कि जिसमें अपोजिशन लीडर चेयर होता है PAC का, तो वो असूल तो अब भी कायम है। नैब के केसेस उस वक्त भी थे, अब भी हैं। उस वक्त भी कन्विक्शन नहीं हुई थी, अब भी कन्विक्शन नहीं हुई। तो ये तमाम बातें तो उस वक्त भी थी। तो उस वक्त चाहिए ये था PTI को कि उस वक्त उनको अपॉइंट ही ना करती या उनको बनने ही ना देती। अब अगर बनने दे दिया है तो सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, इनका ख्याल था कि PAC का चेयरमैन बनने के बाद शायद पार्लियामेंट का माहौल बेहतर हो जाएगा, फ़ज़ा अच्छी हो जाएगी, वो नहीं हुई। तो फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर इनको चेयरमैनशिप से हटा देंगे तो तब क्या पार्लियामेंट की जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? वो तो मज़ीद और ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जो बात इस वक्त हुकूमत कर रही है उसकी कुछ समझ हमें नहीं आ रही कि आया वो माहौल बेहतर बनाना चाहती है कि माहौल को मज़ीद ख़राब करना चाहती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है, आप उनको PAC की चेयर से हटा दीजिए वोट के ज़रिए, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन लीडर तो फिर भी रहेंगे शहबाज शरीफ साहब। और मेरा नहीं ख्याल कि PAC की चेयरमैनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर की जो है उसकी अपनी एक अहमियत है। और कमेटीज़ तो बहुत सारी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ तो 32 कोई 40 के करीब कमेटीज़ हैं। तो अगर PAC का चेयरमैन अगर वो रह भी जाते हैं या नहीं भी रहते तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो फिर भी बहैसियत अपोजिशन लीडर जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, बहरहाल उनको प्रोडक्शन ऑर्डर किसी न किसी तौर तो उनके देने ही पड़ेंगे। ये अलग बात है कि हमारे कानून में भी लोग बाज़ ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो PAC को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन ऑर्डर में और उसके पीछे पनाह ले रहे हैं नैब से बचने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर नैब की तरफ रुजू करना चाहिए, नैब से पूछना चाहिए कि आया अगर ये PAC के चेयरपर्सन हैं तो क्या इनकी जो चेयर है वो किसी तौर रुकावट है नैब जो अपने केसेस परसू कर रही है शहबाज शरीफ के साथ। अगर ऐसा है तो फिर कोई वजह बनती है, कोई मंतक बनती है जो PTI का जो मौक़िफ़ है इस वक्त। अगर नैब मुतमईन है कि जो केसेस हैं वो सही परसू हो रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है उनका जो PAC का चेयरमैन होना, तो फिर ये भी बात समझ में नहीं आती कि हुकूमत क्यों ये कह रही है कि वो PAC के पीछे जो है छुप रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो फिर नैब की तरफ रुजू करके उनसे पूछना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा अगर ऐसी कोई बात है। दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही कि बहैसियत अपोजिशन लीडर तो बहरहाल प्रोडक्शन ऑर्डर उनके इशू होंगे, गो के ये भी जो है इसका स्पीकर का इस्तेकाक है कि वो उनको प्रोडक्शन ऑर्डर देते हैं। नहीं अगर वो समझते हैं कि कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है वो मुतासर हो रही है अपोजिशन लीडर की गैर हाज़िरी में, तो फिर बहरहाल उनको उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी देने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये जो सारा मामला है PAC का, जहाँ तक PTI का हुकूमत का मौक़िफ़ है उसमें कोई ख़ास जान नहीं है।
या तो पहले न करने देते, अब कर लिया है तो इसके साथ अब गुजारा करें, इसको चलने दें। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको याद होगा जब कि ये मामला बड़े ज़ोरों से था, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि चाहिए तो ये कि जो अपोजिशन है वो कोई और शख्स नामजद कर ले इस पोजीशन के लिए, क्योंकि बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नैब की कार्रवाई हो रही है और उनका इस वक्त पीएसी का चेयर पर्सन बनना किसी तौर भी मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि ये अकाउंट्स कमेटी है। तो मुनासिब यही है कि किसी और को मुंतखब कर ले। लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई, एक असूल की बात हुई और फिर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ भी इकट्ठी हो गई, तो इस वजह से ये मामला नहीं हुआ। मैं तो अब भी कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब हाई मॉरल ग्राउंड लें, जो कि मुश्किल है इस वक्त उनके लिए लेना, मैं समझ सकता हूँ। वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लें और ख़ुद मुस्ताफ़ी हो जाएं और फिर अपोजिशन कोई और शख्स को नामजद करे। गो कि ये होना नहीं है, लेकिन बहरहाल एक अभी भी जो बेहतर तरीक़ा है वो यही है, रादर देन के हुकूमत जो है वो कुछ ऐसा काम करे कि उनको वोट के ज़रिए हटाए। तो उससे मैं समझता हूँ कि एक बदमज़गी सी पैदा हो जाएगी और फिर पार्लियामेंट पहले ही बहुत क्या काम कर रही है और भी जो हमारी तवक्कुआत थोड़ी बहुत हैं वो भी जाती रहेंगी। तो ये पार्लियामेंट जो है, इसकी तौक़ीर, इसकी इज़्ज़त जो है वो पहले भी हमारे जहनों में कोई ख़ास नहीं है और वो इसी वजह से नहीं है कि जो पार्लियामेंट की कारकर्दगी, अब देखिए ना 6 माह होने को आ गए हैं, इस पार्लियामेंट की कारकर्दगी या कौमी असम्बली ने क्या काम अभी तक किया है, इसके अलावा कि फ्लोर को इस्तेमाल किया है जुगतबाजी में, एक दूसरे को तकारीर बड़ी जोश व खरोश से हुई, लेकिन जो सब्सटेंटिव काम है, जो काम करने का है, वो तो हुआ नहीं इस पार्लियामेंट में। और फिर हुकूमत, एक कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हुकूमत इस किस्म की चीज़ें करती रहेगी ताकि लोगों की तवज्जो उसकी जो कारकर्दगी है, जो गवर्नेंस है, उस पे ना जाए, क्योंकि अभी तक जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो हनूज़ वहीं पे मौजूद हैं और अभी तक लगता नहीं है कि हुकूमत हैज़ बीन एबल टू फाइंड इट्स फीट। तो इस वजह से ये सारा जो मामला पीएसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, हुकूमत भी बयानबाजी कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ी बयानबाजी की कि अगर उनको हटाया गया तो फिर काम करना और मुश्किल हो जाएगा। तो मुमकिन है कि फिर अपोजिशन, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इस वक्त इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, और फिर मुमकिन है कि जब ये इनको पीएसी की चेयर से हटाया जाए तो तमाम कायमा जो कमेटीज़ हैं अपोजिशन उनका बायकॉट कर ले और फिर आप समझ सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत भी तवक्कुआत हैं कि पार्लियामेंट कुछ काम करेगी, कुछ कानून साजी करेगी, वो तो फिर हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से एक जो और फिर बुनियादी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाज़रीन, वो तो हुकूमत ही की है। हुकूमत ही ने पार्लियामेंट को सारा प्रोग्राम करना होता है, उसको आगे लेकर चलना होता है और इस लिहाज से स्पीकर नेशनल असम्बली में बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है कि वो किस तरह इस पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को, जो सियासत है, सियासत तो होती ही है, लेकिन इस कदर ज़्यादा सियासत के पार्लियामेंट अपना जो उसका काम है उससे ही वो हट जाए, तो ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए हुकूमत को भी चाहिए और अपोजिशन को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत ठंडे दिमाग से सोचें और अब बस करें, इस सारे मामले को अब जाने दें, जो हो गया सो हो गया। वाहिद तरीक़ा जो मुझे बेहतर लगता है, जो ऑनरेबल भी है शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, कि वो जब तक नैब से उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती उस वक्त तक वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग हो जाएं चेयर से और किसी और मुस्लिम लीगी रहनुमा को पीएसी का चेयर बना लें। तो प्रोडक्शन ऑर्डर तो फिर भी आते रहेंगे शहबाज शरीफ ही, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर तो बहरहाल रहेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत इसको देखते रहना चाहिए। दूसरी तरफ नाजरीन, जो है IMF की बातें हो रही हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दुबई गए थे, वहाँ पे ग्लोबल गवर्नमेंट समिट थी, वहाँ पे उन्होंने तकरीर भी की और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और बड़े पुरअसर अंदाज से पेश किया। वहाँ पे उनकी जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और अब असद उमर साहब आज पेशावर में थे, किसी तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अब हम बहुत करीब हैं
IMF के प्रोग्राम के पास। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आज असद उमर साहब ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर आप उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी उस पर गौर करें, आपको याद होगा नाज़रीन कि इससे पहले असद उमर साहब भी यही दावा करते रहे कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम, अगर हम जाएंगे IMF की तरफ तो ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जो तकरीर पेशावर में नहीं, उन्होंने थोड़े से अल्फाज अपने चेंज किए। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, अब ये कहा कि हमें ऐसे मेजर्स देने पड़ेंगे और इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि अभी हुकूमत को जो है थोड़ा बहुत खदशात नज़र आने लगे हैं कि शायद जो इनके ख्याल में एक साल में हालात बेहतर हो जाते, जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो जाते, हमारे पास जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं बहुत बढ़ जाती, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाते, और इसी तरह जो है हमारे और जो दूसरे जो फिजिकल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये ठीक हो जाते। तो लगता ये है कि अब शायद थोड़ा बहुत इसमें भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को शक पैदा हो गया है कि शायद अगले साल तक ये मुमकिन ना हो, और अगर ये मुमकिन ना हो तो 3 साल अगले, अगर ये प्रोग्राम पता नहीं है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोग्राम है या लॉन्ग ड्यूरेशन का है, 24 महीने का है या 3 माह का है, वी डू नॉट नो येट। तो अब देखते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होता है या फिर 2 या 3 साल के बाद दोबारा हमें IMF जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक आज असद उमर साहब की तरफ से एक इशारा जो मैंने महसूस किया कि ये इशारा उन्होंने दिया है कि शायद ये हमारा आखिरी प्रोग्राम ना हो। तो अब बुनियादी तौर पे जो हमने अपने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में भी नाज़रीन डिस्कस किया था कि बुनियादी 2 इश्यूज बड़े इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त। एक है जो सर्कुलर डेट है वो हमें खाए जा रहा है, उसके बारे में अभी तक हुकूमत को ख़ास स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती, और यही बात डॉक्टर अशफाक हसन ने मेरे प्रोग्राम में कही थी, और वो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं, कि अभी तक कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती कि हुकूमत जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जे हैं, इनको किस तरह हम हैंडल करेंगे। अब ये गर्दिशी कर्जे तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस के करीब हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो मामला है वो है अपना जो पब्लिक सेक्टर में इंटरप्राइजेज हैं, ये तकरीबन 150 190 के करीब हैं, और इससे भी अब बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा है, जिसमें PIA भी है, रेलवेज भी है, और दूसरे पाकिस्तान स्टील मिल्स भी है। तो ये तमाम जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं ये भी नुकसान में जा रही हैं, और ये सफ़ेद हाथी बन गए हैं हुकूमत के लिए। तो ये जब तक इन दो, और फिर दूसरा एक्सपोर्ट, ठीक है थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स बढ़ी है हमारी पिछले एक माह में, दिसंबर के महीने में, लेकिन साथ इंपोर्ट्स भी गिरी हैं, तो इससे शायद कुछ बैलेंस थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तकरीबन 9 से 10% बेहतरी आई है। लेकिन इसको अब कंटिन्यू करना है, इसको सस्टेन करना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब जूं जूं उम्मीद की जा सकती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ इंडस्ट्री हमारी कोई बढ़े, कुछ एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें, तब कुछ मामलात तब्दील होंगे, अदरवाइज़ इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं असद उमर साहब की बात से इत्तेफाक ही करता हूँ कि ये शायद हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम ना हो। अगर ऐसा हो गया तो नथिंग लाइक दैट, हम सब बहुत खुश होंगे। अगर पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है और हमें इन पैकेजेस और इन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं रहती, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है नाज़रीन हम सब के लिए। तो एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और फिर आएंगे, 2 मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप ये कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। शदीद वार न दुश्मन दुलेर था मोहसिन, शदीद वार न दुश्मन दुलेर था मोहसिन, मैं अपनी बेखबरी से मगर हलाक हुआ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कमांडर कुलभूषण जाधव जो इंडियन एजेंट था, बल्कि फाइनेंसियर भी था, उसने टेरर सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान में इन्वॉल्व रहा। उसको हमने मार्च 2016 में गिरफ़्तार किया, और फिर उस पर यहाँ पे ट्रायल चला मिलिट्री कोर्ट में, फील्ड मार्शल, और उसमें जो है
उसको सज़ा हो गई मौत की, और उसके बाद भारत ने एक वावेला मचाया कि भाई हमें कौंसलर एक्सेस नहीं दी गई। कौंसलर एक्सेस बाद में हमने जो है कमांडर कुलभूषण जाधव की वालदा और उनकी बेगम को यहाँ आने भी दिया, उनसे मुलाकात भी करवाई। लेकिन अब जो है सारा जो बुनियादी तौर पे जो कौंसलर एक्सेस का मामला वो भारत आईसीजे ले गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, द हेग में। वहाँ पे अब जो केस है नाज़रीन, समझने की ज़रूरत यह है कि ये कोई हमारा जो वर्डिक्ट यहाँ पे हमने उसको सज़ा सुनाई है उसके ख़िलाफ़ नहीं है ना। ये आईसीजे ये सुन सकता है। बुनियादी तौर पे जो भारत ये लेकर गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो बुनियादी तौर पे कौंसलर एक्सेस का मामला है कि पाकिस्तान ने हमें कौंसलर एक्सेस नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। आर्टिकल 36 बयाना जो कन्वेंशन है कौंसलर अफेयर्स का 1963 का, उसके तहत पाकिस्तान पे ऑब्लिगेटरी है कि वो क्योंकि भारत बाशिंदा था और तो पाकिस्तान को एक्सेस देनी चाहिए थी ना, लेकिन पाकिस्तान ने ना इसको हमारे हाई कमीशन के ऑफिशियल से मुलाकात करने दी और ना किसी और से। तो बुनियादी तौर पे ये मामला ये है कौंसलर एक्सेस का है। तो जब आईसीजे ने ये मामला सुना तो जो इनिशियल उनकी रूलिंग ये थी और पाकिस्तान से उन्होंने ये कहा कि जब तक हम कौंसलर एक्सेस का मामला तय नहीं कर लेते उस वक्त तक काइंडली आप जो है जो एक्सिक्यूशन है इसकी ना करें, उसको ज़रा रोक दीजिए। तो अब ये है कि एक्सिक्यूशन इस हवाले से जो है वो रुकी हुई है, जो सज़ा देनी है। लेकिन इस वक्त मामला आर्मी चीफ के पास है, मर्सी पिटीशन कमांडर जादेव की। फिर मर्सी पिटीशन अगर आर्मी चीफ हमारे उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर ये प्रेसिडेंट को भी हो सकती है। तो अभी एक प्रोसीजर चलना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारा जो आर्गूमेंट था बुनियादी तौर पे ये था कि ये कोई कमांडर जादेव कोई आम भारतीय नहीं था जो कि पकड़ा गया इसलिए अब कौंसलर एक्सेस हमें लाजमन देनी है। बुनियादी तौर पे कमांडर जादेव जो यहाँ पे एक सर्विंग नेवी का ऑफिसर है, पाकिस्तान आया, वो पिछले कई दिनों से कई सालों से वो आता रहा। उसके पास 2 पासपोर्ट भी थे, एक का जो है एक फर्जी नाम से था तो उस पर वो ट्रैवल करता रहा और यहाँ पे वो जो फाइनेंस जो एक्टिविटी सी दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ को फाइनेंस भी करता रहा। तो ये सबवर्जन में भी आता है, टेररिज्म में भी आता है और जासूसी में भी आता है। तो सिर्फ जासूस नहीं था, अगर ये जासूस होता तो शायद मामला ज़रा डिफरेंट तरीके से हैंडल करते। लेकिन चूंकि ये दहशतगर्दी के मामला में भी इन्वॉल्व रहा है और आपको याद होगा कि जब इसने बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ शेयर भी की और उसके बाद बहुत से ऑपरेटिव्स हमने गिरफ्तार भी किए, तो इस वजह से इसका जो मामला है वो मुख्तलिफ है। और हम पाकिस्तान जो इसको डील कर रहा है वो हमारा भारत के साथ एक बायलैटरल दो तरफा एक एग्रीमेंट है 21 मई 2008 का, कौंसलर एग्रीमेंट ऑन कौंसलर एक्सेस। उसके तहत पैरा 5 या 6 है, मैं भूल रहा हूँ, उसके तहत जो है इस किस्म के मामला हैं उनको केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है कि अगर हम किसी भारतीय बाशिंदे को हम गिरफ्तार करें तो ये लाजमन है कि हमने उसको कौंसलर एक्सेस देनी है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ख़ास तौर पे जो इस किस्म के केसेस हैं वो हम मेरिट पे डिसाइड करेंगे क्या या कौंसलर एक्सेस देनी है कि नहीं देनी। और ये भारत भी का यही प्रोगेटिव है। अगर खुदा न खासा पाकिस्तान किसी ऐसी अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अगर वहाँ कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए तो भारत इसी तरह ही इसको डील करेगा। तो बहरहाल अब देखते हैं 18 से 21 फरवरी तक आप आईसीजे दोबारा ये केस सुनेगी और उसके बाद फिर कुछ फैसला देगी। भारत की जो कोशिश है वो इस वक्त ये है कि किसी तरीके से एक दफ़ा कौंसलर एक्सेस का मामला उसके हक में चला जाए तो फिर वो ये कह सकता है कि चूंकि कौंसलर एक्सेस नहीं मिली, इससे जो ट्रायल हुआ है ये फेयर नहीं हुआ। और चूंकि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ है तो इसलिए और भी इसका मसला है, ये आम अदालत में नहीं हुआ। तो वो पूरा फिर उसके बाद फिर पूरे इस ट्रायल ही को चैलेंज करे, ये उसकी एक लीगल लगती है स्ट्रैटेजी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो है आईसीजे एक फेयर फैसला करेगी क्योंकि हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो बड़ा क्लियर है भारत के साथ। और फिर ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, ये कोई आम
जासूसी का केस भी नहीं है, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं किस तरह वो इन्वॉल्व रहा मुख्तलिफ केसेस में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और कराची में। तो ये कोई बड़ी छुपी बात नहीं है। और जहाँ तक भारत की इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक़ है नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात है कि कोवर्ट ऑपरेशंस भारत आज से नहीं बड़े अरसे से कर रहा है, बल्कि इंदर गुजराल जो उनके प्राइम मिनिस्टर से 1997 में, उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हम कोवर्ट ऑपरेशन सारे बंद कर देंगे। तो इससे ये बात वाज़े होती है कि पहले होते रहे। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब 1998 में आए और फिर आर्मी चीफ वी.के. सिंह भी रहे, उनके ज़माने में भी कोवर्ट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन वाजपेयी साहब ज़रा थोड़े से रिलक्टेंट थे। लेकिन आपको याद होगा कि 2009 में जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो शर्म शेख में हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त तक गिलानी साहब थे, उनकी मुलाकात हुई थी मनमोहन सिंह के साथ। तो उसमें हमने बलूचिस्तान का मामला उस वक्त भी उठाया था और जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें बलूचिस्तान का जिक्र भी है। इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नाज़रीन, एक खातून हैं यूएस स्कॉलर हैं क्रिस्टीन फेयर, मैं एक किताब पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने एक क्रिस्टीन फेयर ने एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। उसमें ये 2009 में शायद छपा है और 2009 में ये जाहिदान में गई थी इंडियन कॉन्सुलेट में, और वहाँ पे इंडियन ऑफिसर से बात भी होती रही। और इसके बाद इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इंडियन ऑफिशियल्स ने उन्होंने कहा है कि, और ये बड़ी प्रो इंडिया खातून है नाज़रीन, ये कोई, और ये हर वक्त तकरीबन हर साल इंडिया 3-4 चक्कर ज़रूर लगाती हैं और वहाँ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में और दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती रहती हैं। लेकिन 2009 में इन्होंने ये एडमिट किया था कि जो कॉन्सुलेट्स हैं भारत की अफ़गानिस्तान में, वो इस्तेमाल होती हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामलात, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, या पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने में। ख़ास तौर पे जलालाबाद और कंधार में जो इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये क्रिस्टीन फेयर का, जो कि बड़ी प्रो इंडिया स्कॉलर है, और वो मुझे भी उनसे 1-2 बार इंडिया में मुलाकात का मौका मिला, और बड़ा वैनम है, बड़ा जहर है उनके। अब ज़्यादा हो गया है, शायद उस वक्त कम हो 2009 में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तो वो जब भी बोलती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलती हैं। इस वक्त उनका वहाँ पे जो है अपनी किताब में जिक्र करना, क्योंकि ये जो बात उन्होंने कही तो फॉरेन अफेयर्स की जो साइट थी उसमें ये मौजूद था, लेकिन मैंने कल दोबारा चेक किया तो उसमें इन्होंने वो हटा दिया। लेकिन उनकी एक और किताब है जिसमें वो जिक्र करती हैं इसका कि ये जो कवर्ट ऑपरेशंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया करता रहा है, और उस किताब का नाम जो है उनका है फाइटिंग टू द एंड, क्रिस्टीन फेयर का। तो उसमें बल्कि इसका रेफरेंस एक और किताब में भी है जो जॉर्ज पर्कोविच की है कि नॉट वॉर नॉट पीस, उसमें भी कोट किया हुआ है क्रिस्टीन फेयर का। तो कोवर्ट ऑपरेशंस की तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है भारत की पाकिस्तान में, और हमें उम्मीद तवक्को यही है कि जो हमारा केस है ICJ में जब शुरू होगा 18 फरवरी को, तो हम बड़े इफ़ेक्टिवली अपना केस भरपूर तरीके से पेश करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुख्तसरन लद्दाख जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है, 3 रीजन्स हैं, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। लद्दाख को अब रिसेंटली उन्होंने एक डिवीज़न बना दिया है हुकूमत ने, और उसका हेड क्वार्टर्स लेह में रखा है। 2 बुनियादी बड़े शहर हैं, आप कह दीजिए इलाके हैं, एक लेह है, कारगिल है। लेह में ज़्यादातर बुद्धिस्ट रहते हैं, कारगिल में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। तो कारगिल के जो लोग हैं अभी शोर मचा रहे हैं और बजा तौर पे शिकवा कर रहे हैं कि हेड क्वार्टर्स रोटेट होना चाहिए, 6 महीने लेह में होना चाहिए, 6 महीने कारगिल में होना चाहिए। लेकिन बहरहाल लगता नहीं है कि बीजेपी हुकूमत इनकी इस डिमांड को मानेगी, क्योंकि अब इलेक्शन का सीज़न आ रहा है, और इलेक्शन में तो बहरहाल उनको एंटी जो मुस्लिम वोट है वो चाहिए बीजेपी को। बातें तो और भी बहुत सी करने की थी नाज़रीन, लेकिन अब वक्त की किल्लत है, तो एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और फिर अगले सेगमेंट में आप ही कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो, कौन साहब? हेलो हेलो। जी, कौन? हेलो हेलो। हाँ जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, परवीन मसूद। जी परवीन मसूद साहबा, क्या कहना चाहती हैं आप? प्लीज आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें हेलो, आपकी आवाज कट कट के तो आ रही हमारी है। कॉल चलेगी। जी जी अच्छा, फरमाइए। तो एक तो मैंने एक बात ये करनी थी कि वो शहबाज शरीफ साहब जी, कुछ टेलीफ ना लिया तो हाँ जी, तो फवाद चौधरी साहब को क्या तकलीफ हो रही है? वो कोई उड़ के तो आके नहीं बैठ गए। आखिर वो बीमार है, वो कहीं मसरूफ रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके साथ होना चाहिए। क्यों उनको इतनी परेशानी हो रही है फवाद चौधरी को कि इन्हें हटाए, इन्हें निकाले, इन्हें हटाए, इन्हें वो निकाले? शेख रशीद साहब भी पीछे लगे हुए हैं ना आजकल। हाँ जी, शेख रशीद साहब भी पीछे लगे हुए, फवाद चौधरी भी लगे हुए। और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि इमरान खान साहब IMF वालों के पास कर्जा लेने तो पहुंच गए फटाफट। 1 महीने बाद जब ये सारे पैसे खत्म कर लेंगे, फिर दाता दरबार बैठेंगे क्या जाके? नहीं, अब ये तो मैं नहीं बहरहाल ये तो अब देखिए, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इंशाल्लाह 2 साल अब डिपेंड करता है कि पैकेज 24 महीने का है या 3 साल का है। तो अब देखते ये हैं कि बट उम्मीद यही रखनी चाहिए कि 2 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। और जो इस वक्त हमारे मामलात थोड़े बहुत दगरगू लग रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मुझे तो शक नहीं है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इसके बावजूद कि बहुत से मसाइल हैं, गंभीर मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? अब्दुल बादशाह, मैं शौकत महमूद अर्ज कर रहा हूँ कामरा से। जी शौकत साहब, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं एक तो ये जो आज आप सेकंड हाफ में डिस्कस कर रहे थे, जो कुलभूषण यादव का केस और जी जो जी। ICJ की अभी हियरिंग होनी है, जी तो फरमाइए। सर हेलो। जी फरमाइए फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी। सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ICJ जिसमें इंडियन डिप्लोमेटिक क्लाउड इतना स्ट्रांग है, उसमें कोई फेयर डिसीजन क्या ICJ देगा? क्योंकि वो तो टोटली डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस उसमें ज्यादा काम करता है। फेयरनेस ऑफ लॉ या फेयरनेस ऑफ द जस्टिस वो तो होना नामुमकिन है। एंड आई थिंक इसीलिए चाइना ने भी उसमें कभी भी ICJ का जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया था जब साउथ चाइना सी के ऊपर फिलिपाइन का केस किया जी था। हाँ बिल्कुल। तो क्या हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी था? क्यों मियां साहब ने इसको एक्सेप्ट किया? बस ये अंडर विच इन्फ्लुएंस? यू स्टिल रिमेम्बर दैट कि आर्मी हैज टू रेज द डिफेंस, ये प्रोजेक्ट जो भी हमने अपना जवाब फाइल करना था, तो आर्मी ने इसको परसू किया था। एट दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली सिविल गवर्नमेंट इवन डिडंट मूव फॉरवर्ड टू डिफेंड आवर केस। और फिर उसमें क्यों डॉक्टर मलिया लोधी ने उनकी जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की? तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस आई डोंट थिंक कि कोई फेयर डिसीजन जो है ICJ से पाकिस्तान की फेवर में आएगा। नहीं, पहली बात तो ये कि इसमें डॉक्टर लोधिया कोई कसूर नहीं है। ये तो हुकूमत ने यहाँ इस्लामाबाद में उस वक्त फैसला किया था, और मैं भी चूंकि उस वक्त दिल्ली में था तो मैंने भी इसको अपोज किया था कि आप न जाएं, इसको एक्सेप्ट ना करें ICJ की जुरिस्डिक्शन। लेकिन बहरहाल कुछ मामलात की बुनियाद पे हुकूमत ने ये फैसला किया। अब ये फैसला क्या होता है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम अपना केस सही तरीके से पेश करें, क्योंकि हमारा केस मजबूत है, तो हम ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि शायद ICJ को कुछ और फैसला करने या हमारे खिलाफ फैसला करने में ज़रा दिक्कत पेश आएगी। 12 लेट्स सी, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं परवेज शाहिद बोल रहा हूँ सऊदीया से। जी परवेज साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक खतून आई थी, उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ के बारे में। अब देखो इन्होंने वो उसको जो बना दिया है, उसका PAC का चेयरमैन, किसी का उसका जो इंचार्ज बनाया, वो अब खुद कैसे वो अपना करेंगे उसमें? हाँ ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि वो कैसे करेंगे, जो मुस्लिम लीग की हुकूमत के जो खाते हैं उनके का कैसे डील करेंगे। तो इसलिए मैंने मशवरा यही दिया ना परवेज साहब कि जो शहबाज शरीफ साहब को मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहिए और ख़ुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जब तक उनको क्लीन चिट नैब से नहीं मिल जाती। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे 10 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा,
अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।